इमेजिन कीजिए साल 1982 का न्यू दिल्ली। पूरा शहर एशियन गेम्स के लिए तैयार हो रहा था। हाँ, मतलब एक बहुत ही प्राउड मोमेंट था देश के लिए, नो? बिल्कुल। बड़े बड़े वर्ल्ड क्लास स्टेडियम्स बन रहे थे, नए फ्लाईओवर्स खड़े किए जा रहे थे। राइट, पूरे कैपिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर ही बदल रहा था उस वक्त। एग्जैक्टली। बाहर से देखने में तो यह एक नए और मॉडर्न देश की तस्वीर लग रही थी, लेकिन इन चमकती हुई इमारतों की नींव में एक बहुत ही डार्क रियलिटी छिपी हुई थी। माइग्रेंट लेबरर्स वाली बात कर रही हैं आप, राइट? हाँ, देश के अलग अलग हिस्सों से आए हजारों माइग्रेंट लेबर्स दिन रात तपाती धूप में, मतलब 14-14 घंटे काम कर रहे थे। वाओ, 14 घंटे? हाँ, भारी ईंटें उठाना, कंक्रीट डालना, और सबसे शर्मनाक बात ये थी कि दिन के आखिर में उन्हें मिनिमम वेज तक नहीं मिलता था। जब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा ना, तो कोर्ट ने एक ऐसी बात कही जिसने इंडियन लीगल सिस्टम का नजरिया हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने फोर्स को रीडिफाइन किया था, है ना? एग्जैक्टली। कोर्ट ने कहा कि फोर्स का मतलब सिर्फ फिजिकल ताकत या बंदूक दिखाकर काम करवाना नहीं होता। राइट। एक्सट्रीम पॉवर्टी यानी भूख और गरीबी की वजह से जब कोई इंसान मिनिमम वेज से कम पर काम करने के लिए मजबूर होता है, तो वो भूख भी एक फोर्स है। बहुत प्रोफाउंड बात है ये। एक ऐसी कंपल्शन जो इंसान से उसकी आजादी ही छीन लेती है। बिल्कुल। और इस हिस्टोरिकल एशियाड केस ने साबित किया कि लॉज और राइट्स सिर्फ किताबों में लिखे हुए शब्द नहीं है, ये सोसाइटी की ग्राउंड रियलिटी को बदलने का एक एक्चुअल जरिया है। सही बात है। तो इस डीप डाइव में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही डीप और जरूरी टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल जस्टिस एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट, यानी सामाजिक न्याय और इसका संवैधानिक जनादेश। हाँ। और हमारे आज के सोर्सेज में केसरी नंदन एकेडमी के डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ नोट्स शामिल हैं। हमारा मिशन बहुत क्लियर है आज। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ लॉज की एक ब्लैक एंड व्हाइट रूल बुक नहीं है, राइट? एग्जैक्टली। बल्कि सोसाइटी में सदियों से चली आ रही इनइक्वालिटीज और डिस्क्रिमिनेशन को जड़ से खत्म करने का एक बहुत पावरफुल ब्रीदिंग टूल है। शुरुआत करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल से, यानी प्रस्तावना। प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा है ना? और इसमें बहुत ही क्लियरली एक सपना देखा गया है, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस। राइट। और सोर्स मटेरियल इस बात पर जोर देता है कि सोशल जस्टिस का सीधा सा मतलब है सोसाइटी में किसी भी तरह की सोशली प्रिविलेज्ड क्लासेस का ना होना। मतलब कास्ट, क्रीड, रिलीजन या जेंडर के आधार पर सदियों से जो भेदभाव चला आ रहा है, उसे खत्म करना। बिल्कुल, क्योंकि सोशल जस्टिस सिर्फ इस बारे में नहीं है कि सबको वोट देने का अधिकार मिल गया, वो तो पॉलिटिकल जस्टिस हो गया। सही कहा। सोशल जस्टिस इंसान की डिग्निटी, उसके आत्मसम्मान की बात करता है। ये इस बात की गारंटी है कि किसी भी इंसान को उसके बैकग्राउंड की वजह से सोसाइटी में नीचा नहीं देखना पड़ेगा। लेकिन देखिए, प्रियम्बल ने एक बहुत खूबसूरत विजन तो दे दिया, एक रोड मैप तय कर दिया, पर एक बड़ा सवाल ये उठता है कि इस विजन को जमीन पर उतारने के लिए मैकेनिज्म क्या है? हाँ, क्योंकि सिर्फ सपने देखने से तो रियलिटी नहीं बदलती ना। एग्जैक्टली। और यही एंट्री होती है कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 की, यानी फंडामेंटल राइट्स। ओ, लीगल टीथ। हाँ, ये वो कानूनी ताकत है जो इस इक्वालिटी के सपने को रियलिटी बनाते हैं। और फंडामेंटल राइट्स के फ्रेमवर्क को समझना बहुत दिलचस्प है यहाँ। कैसे? आमतौर पर तो दुनिया भर में फंडामेंटल राइट्स सरकार के खिलाफ प्रोटेक्शंस के तौर पर डिजाइन किए गए हैं ना, ताकि सरकार डिक्टेटर ना बन जाए। राइट, आम नागरिक की आज़ादी ना छीन ले। लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स एक अलग ही लेवल की चैलेंज से डील कर रहे थे उस वक्त। वो जानते थे कि आज़ादी के बाद सबसे बड़ा खतरा सिर्फ एक टिरानिकल गवर्नमेंट का नहीं था। बिल्कुल नहीं, सोसाइटी के अंदर मौजूद डीपली एंट्रेंच्ड सोशल इविल्स का भी था। और यहाँ राइट टू इक्वालिटी, जो आर्टिकल्स 14 से 18 है, उसके अंदर एक ऐसी प्रोविजन आती है जो पूरी दुनिया के कॉन्स्टिट्यूशंस में बहुत रेयर है। आप आर्टिकल 17 की बात कर रहे हैं? अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। हाँ, आर्टिकल 17 ये सिर्फ स्टेट के खिलाफ नहीं बल्कि प्राइवेट इंडिविजुअल्स के खिलाफ भी एप्लीकेबल है। वेट, रियली? मतलब ये एक यूनिवर्सल फायरवॉल की तरह काम करता है? सही पकड़ा आपने। अगर सरकार आपसे भेदभाव करती है तो उसके लिए आर्टिकल 14 या 15 है। लेकिन अगर एक आम नागरिक, जैसे मेरा पड़ोसी या कोई दुकानदार, हाँ, अगर वो आपके साथ कास्ट के आधार पर छुआछूत की प्रैक्टिस करता है तो आर्टिकल 17 उस फिजिकली और सोशली एक्सप्लॉयटेटिव बिहेवियर को डायरेक्टली क्रिमिनलाइज करता है। ओ वाओ,
ये स्पेसिफिकली हिस्टोरिकल कास्ट बेस्ड एक्सप्लॉयटेशन को टारगेट करता है। एग्जैक्टली। कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लिसिटली कह रहा था कि प्राइवेट स्फीयर्स में भी डिस्क्रिमिनेशन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन फंडामेंटल राइट्स को डीपली पढ़ते वक्त ना एक बहुत बड़ा पुशबैक दिमाग में आता है। एक फिलोसॉफिकल कॉन्ट्रडिक्शन दिखता है। किस तरह का कॉन्ट्रडिक्शन? एक तरफ तो आर्टिकल 14 कहता है कि कानून के सामने सब इक्वल हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ। हाँ। लेकिन फिर सोसाइटी में अचानक रिजर्वेशंस यानी आरक्षण का प्रोविजन आ जाता है। तो एक बेसिक सवाल उठता है ना कि अगर सभी इक्वल हैं तो स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों? ये बहुत कॉमन सवाल है कि क्या रिजर्वेशंस इक्वालिटी के कॉन्सेप्ट के खिलाफ नहीं है? राइट। तो इस कॉन्ट्रडिक्शन का क्या जवाब है नोट्स में? इसका जवाब हमें अफर्मेटिव एक्शन के मैकेनिज्म में मिलता है, स्पेसिफिकली आर्टिकल 15 क्लॉज 4 और 16 क्लॉज 4 में। ओके, लेट्स अनपैक दिस। इसे एक लॉजिकल फ्रेमवर्क में समझते हैं। इक्वालिटी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि सभी को एक ही स्टार्टिंग लाइन पर खड़ा कर दिया जाए। मतलब अगर रेस ट्रैक पर दो लोग दौड़ने वाले हैं, जिसमें से एक ने ब्रांडेड रनिंग शूज पहने हैं और दूसरे के पैरों में सदियों से लोहे की जंजीरें बंधी हैं, अरे बाप रे, तो जंजीर खोलकर दोनों से एक साथ दौड़ने को कहना ट्रू इक्वालिटी नहीं है ना। जिसके पैर जख्मी हैं उसे पहले रिहैबिलिटेट करना होगा। सही बात है। उस एडवांटेज को न्यूट्रलाइज करना होगा जो सदियों के भेदभाव ने पैदा किया है। बिल्कुल। तो आर्टिकल्स 5 और 15(4) और 16(4) स्टेट को पावर देते हैं कि वो एससीज, एसटीज और सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए स्पेशल प्रोविजंस बना सकें। और इस मैकेनिज्म को लीगली डिफाइन करने में 1992 का इंदिरा साहनी केस बहुत लैंडमार्क साबित हुआ था, है ना? बहुत बड़ा केस था वो, इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कई अहम बातें क्लियर की। पहला तो ये कि उन्होंने 27% ओबीसी रिजर्वेशन को अपहोल्ड किया। राइट। लेकिन सबसे जरूरी बात यह थी कि कोर्ट ने रिजर्वेशन की एक मैक्सिमम लिमिट 50% तय कर दी। एक मिनट, 50% ही क्यों? कोई लॉजिक तो होगा इसके पीछे। बहुत सॉलिड लॉजिक था। कोर्ट ने कहा कि रिजर्वेशन बेसिकली आर्टिकल 16 क्लॉज 1 की जनरल रूल ऑफ इक्वालिटी का एक एक्सेप्शन है, अपवाद है। ओके। और कानून में एक सिद्धांत होता है कि एक्सेप्शन कभी भी जनरल रूल से बड़ा नहीं हो सकता। अगर एक्सेप्शन 50% से ज्यादा हो गया तो वो एक्सेप्शन का रहा, वो तो खुद जनरल रूल बन जाएगा। ओह, ये तो बहुत लॉजिकल है। इसीलिए बैलेंस मेंटेन करने के लिए 50% का कैप लगाया गया। हाँ, और साथ ही इस केस ने क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट भी इंट्रोड्यूस किया। क्रीमी लेयर का लॉजिक भी क्लियर था कि रिजर्वेशन का फायदा मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी के उन्हीं लोगों तक पहुंचना चाहिए जिन्हें सच में इसकी जरूरत है। एग्जैक्टली, ना कि उस क्लास के ऑलरेडी इकोनॉमिकली और सोशली प्रिविलेज्ड लोगों तक। ये एक मैथमेटिकल तरीका था सोशल जस्टिस को रिफाइन करने का। तो हमने देखा कि फंडामेंटल राइट्स भेदभाव को रोकते हैं। अगर कॉन्स्टिट्यूशन एक प्रोटेक्टिव शील्ड है तो फंडामेंटल राइट्स उस शील्ड की वो एक्टिव स्पाइक्स हैं जो सामाजिक भेदभाव को फिजिकली रोकते हैं। सही एनालॉजी है। लेकिन एक छोटा सा थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। अगर आप सिर्फ बुरे कामों को रोक देते हैं तो क्या इसका मतलब ये है कि अच्छे काम अपने आप हो जाएंगे? नहीं, जरूरी तो नहीं। राइट। फंडामेंटल राइट्स सरकार को कुछ गलत करने से रोकते हैं, पर फ्यूचर के लिए एक समान सोसाइटी कैसे बनेगी? गरीब को घर, हेल्थ, ये मिनिमम रिसोर्सेज कैसे मिलेंगे? इस सवाल का जवाब कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4 देता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे हम डीएसपी भी कहते हैं। पर यहाँ एक अजीब पैराडॉक्स है। डीपीएसपी नॉन जस्टिसेबल है, यानी इनमें लिखी बातों के लिए कोई कोर्ट नहीं जा सकता। हाँ, अगर सरकार इन्हें लागू नहीं करती तो जज सरकार को जेल नहीं भेज सकता। तो फिर एक कानूनी रूल बुक में ऐसी इंस्ट्रक्शंस लिखने का क्या फायदा जिनकी कोई इन्फोर्समेंट ना हो? ये तो सिर्फ एक सजेशन बॉक्स बन के रह गया ना। देखने में ऐसा लगता है, पर इसका लॉजिक आर्टिकल 37 में छुपा है। ये एक्सप्लिसिटली कहता है कि डीपीएसपी चाहे नॉन जस्टिसेबल हो, पर देश के गवर्नेंस में ये फंडामेंटल है। गवर्नेंस में फंडामेंटल है, पर एनफोर्सेबल क्यों नहीं बनाया इनको? क्योंकि सोचिए, 1950 में जब आजाद भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, तब देश के पास इतने पैसे और रिसोर्सेज थे क्या? नहीं, इकोनॉमी तो बहुत वीक थी। राइट। देश के पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे कि हर नागरिक को रातों रात इक्वल पे, फ्री एजुकेशन या पक्का घर लीगल गारंटी के तौर पर दे सके। ओह, अब मैं समझी। अगर कोर्ट्स में एनफोर्सेबल बना देते तो पहले दिन ही हजारों केसेस फाइल हो जाते और देश पूरी तरह बैंकरप्ट हो जाता। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने डीएसपी को एक मॉरल और पॉलिटिकल कंपस बनाया। एक बहुत इंटरेस्टिंग एनालॉजी है मेरे पास इसके लिए। फंडामेंटल राइट्स गाड़ी के ब्रेक्स हैं जो स्टेट को क्रैश होने से या किसी की राइट्स कुचलने से रोकते हैं। बहुत बढ़िया।
और डीएसपी क्या है? लेकिन गाड़ी को सिर्फ ब्रेक्स पे तो नहीं चलाया जा सकता ना। डीएसपी स्टीयरिंग व्हील का काम करते हैं, जो सरकार को एक इगालिटेरियन सोसाइटी की तरफ गाइड करते हैं। एब्सोल्युटली। स्टीयरिंग व्हील जो एक इक्वल सोसाइटी की दिशा दिखाता है। इसमें सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स का बहुत बड़ा रोल है। जैसे आर्टिकल 38। हाँ, आर्टिकल 38 कहता है कि स्टेट एक ऐसा सोशल ऑर्डर बनाएगा जहां सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस हो। और आर्टिकल 39 वेल्थ और रिसोर्सेज के इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता है, राइट? ताकि देश की सारी दौलत चंद लोगों के हाथों में इकट्ठा ना हो जाए। सही बात है। और यही इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क का फाउंडेशन भी रखता है। इसके अलावा आर्टिकल 46 एक्सप्लिसिटली एससी, एसटी और वीकर सेक्शंस के एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रमोट करने का डायरेक्शन देता है। ठीक है, तो ब्रेक्स लग गए, स्टीयरिंग व्हील सेट हो गया, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन का आइडिया भी आ गया, लेकिन ग्राउंड जीरो पर एक बहुत ही ब्रूटल रियलिटी थी। ट्रू। सोशल जस्टिस तब तक अचीव नहीं हो सकती जब तक सोसाइटी के सबसे वल्नरेबल लोगों को डायरेक्ट फिजिकल और इकोनॉमिक शोषण से ना बचाया जाए। एग्जैक्टली। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन तो दूर की बात है, अगर कोई इंसान बंधवा मजदूर है तो उसका क्या हक और कैसी इक्वालिटी? हियर इज वेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग। हम वापस पार्ट 3 पर आते हैं, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल्स 23 और 24। यहाँ पर आसियाद केस का कॉन्टेक्स्ट आएगा ना वापस? Okay. हाँ, PUDR वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1982। आर्टिकल 23 ह्यूमन ट्रैफिकिंग और बेगार को पूरी तरह बैन करता है। बेगार का हिस्टोरिकल मतलब तो वही था ना कि बिना पैसे दिए या मर्जी के खिलाफ जबरदस्ती काम करवाना। बिल्कुल। और जैसा आपने शुरुआत में आसियाड गेम्स की लेबरर्स का बताया, सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में फोर्स्ड लेबर का डेफिनेशन ही बड़ा कर दिया। राइट। कोर्ट ने पहचाना कि एक्सट्रीम गरीबी और लाचारी सबसे बड़ी फोर्स होती है। अगर कोई मिनिमम वेज से कम पर काम कर रहा है क्योंकि वरना उसके बच्चे भूखे मर जाएंगे, तो वो सिस्टम का विक्टिम है। उसे मजबूर किया जा रहा है। ये जजमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में सोशल जस्टिस का एक बहुत ही बड़ा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन था। हाँ, इसने कैपिटलिज्म और एक्सप्लॉयटेशन के बीच के ग्रे एरिया को सामने ला दिया। पर एक्सप्लॉयटेशन सिर्फ अडल्ट्स तक लिमिटेड नहीं था। आर्टिकल 24 स्पेसिफिकली 14 साल से कम उम्र के बच्चों को हैजर्डस इंडस्ट्रीज में काम करने से बैन करता है। यहाँ सोर्स नोट्स में एक बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग केस का जिक्र है, सिवागासी क्रैकर फैक्ट्रीज का। तमिलनाडु वाला केस। हाँ, जहाँ माचिस और पटाखे बनते हैं। हाँ, जहाँ हजारों नन्हे बच्चे बारूद और डेंजरस केमिकल्स के बीच काम करते थे। एक नॉर्मल कानूनी सोच तो यही कहती ना कि पुलिस भेजो और फैक्ट्रीज बंद करवा दो, बच्चों का काम करना इलीगल है। लेकिन अगर बैन लगाकर बच्चे को फैक्ट्री से निकाल दिया तो वो शाम को खाएगा क्या? गरीबी तो वही है ना। एग्जैक्टली। सुप्रीम कोर्ट ने रूट कॉज पर डीप डाइव किया। आखिर एक 7-8 साल का बच्चा बारूद के ढेर पर क्यों बैठा है? पॉवर्टी। तो कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ बच्चों से काम मत कराओ कहकर नहीं रोक सकता था, एक्सप्लॉयटेशन की चेन को तोड़ना था। और तभी एंट्री होती है आर्टिकल 21A की, यानी राइट टू एजुकेशन। राइट। कॉन्स्टिट्यूशन ने प्राइमरी एजुकेशन को एक फंडामेंटल राइट बना दिया। RTE एक्ट लाया गया। मैकेनिज्म बहुत सिंपल पर पावरफुल है। बच्चे को फैक्ट्री से निकालकर स्कूल में डालना, जहां उसे फ्री पढ़ाई के साथ मिड डे मील भी मिलेगा। इसे कहते हैं रूट कॉज को टारगेट करना। एजुकेशन सिर्फ अक्षरों का ज्ञान नहीं है यहाँ। ये एक्सप्लॉयटेशन से आजादी का सबसे बड़ा कानूनी हथियार है। अब हम एक ऐसे पॉइंट पर हैं जहां कॉन्स्टिट्यूशन ने मजबूत अधिकार दे दिए हैं। एक तरफ फंडामेंटल राइट्स की ढाल है, दूसरी तरफ DSP का रोड मैप। लेकिन एक कड़े सच का सामना करें। हाँ, बोलिए। अगर एक इंसान मजदूर है, अनपढ़ है और उसके पास 2 वक्त की रोटी का पैसा नहीं है, तो वो सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन कैसे फाइल करेगा? ये तो बहुत बड़ा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। इन किताबी अधिकारों का उसके लिए क्या फायदा अगर वो कोर्ट की दहलीज तक ही ना पहुंच सके? जस्टिस डिलीवरी सिस्टम अगर अनरीचेबल है तो सोशल जस्टिस बस एक खोखला वादा बन जाएगा। और यहीं पर इंडियन लीगल सिस्टम ने अपना सबसे बड़ा इनोवेशन किया। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी PIL और फ्री लीगल एड, इन दोनों ने जस्टिस को आम आदमी के दरवाजे तक लाकर खड़ा कर दिया। हिस्ट्री में एक रूल हुआ करता था, ब्रिटिश एरा से चला आ रहा था, लोकस स्टैंडी। हाँ, इसका आसान मतलब था कि कोर्ट का दरवाजा सिर्फ वही व्यक्ति खटखटा सकता है जिसके साथ डायरेक्ट अन्याय हुआ हो। इसे एक VIP क्लब की तरह सोचिए। अगर आपको किसी ने थप्पड़ मारा है तो सिर्फ आप केस फाइल कर सकते हैं, मैं नहीं। पर जरा सोचिए, अगर एक इंसान ईंट के भट्टे में सालों से बंधुआ मजदूर बनकर कैद है तो वो कोर्ट कैसे आएगा? इस रूल की वजह से तो मार्जिनलाइज्ड लोग कानून का फायदा उठा ही नहीं पाते थे।
एग्जैक्टली। तो 1980s में सुप्रीम कोर्ट के कुछ विजनरी जजेस ने इस रूल को रिलैक्स कर दिया, PIL का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। अब कोई भी पब्लिक स्पिरिटेड नागरिक, जर्नलिस्ट या NGO उन लाचार लोगों की तरफ से कोर्ट में आवाज उठा सकता था। और इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट माइंड बॉगलिंग रहा है। आपको पता है, जजेस ने सिर्फ पोस्ट कार्ड्स और टेलीग्राम्स को ही रिट पिटिशन मानकर एक्शंस लिए। बंधुआ मुक्ति मोर्चा केस इसका क्लासिक एग्जाम्पल है ना। एक NGO ने हरियाणा के पत्थर खदानों में फंसे बंधुआ मजदूरों के बारे में लेटर लिखा। हाँ, कोर्ट ने उस लेटर को पिटिशन माना, कमीशन भेजी और हजारों बंधुआ मजदूरों को आजाद करवाया। एक और प्रोफाउंडली हिस्टोरिकल एग्जाम्पल है विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान केस। भानवरी देवी का केस जो चाइल्ड मैरिज के खिलाफ लड़ रही थी। उनके साथ हुए एक ब्रूटल गैंग रेप के बाद ये केस शुरू हुआ था। उस वक्त इंडिया में वर्कप्लेस पर सेक्सुअल हरासमेंट के लिए कोई कानून ही नहीं था। तो एक NGO ने PIL फाइल की और सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल्स 14, 15 और 21 को ग्राउंड बनाकर स्पेसिफिक विशाखा गाइडलाइंस बनाई। सोचिए इस डेप्थ को। एक आम महिला के साथ अन्याय हुआ, किसी और ने PIL फाइल की और लेजिस्लेचर के कानून बनाने से सालों पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने लाखों वर्किंग महिलाओं को लीगली प्रोटेक्ट कर लिया। ये थी PIL की ताकत। और इस एक्सेस टू जस्टिस को डेमोक्रेटाइज करने के लिए DSPs के आर्टिकल 39A पे फोकस किया गया, जो फ्री लीगल एड की गारंटी देता है। स्टेट ने इसके अंडर नालसा बनाया। मिशन सीधा था, समाज के सबसे वीक सेक्शंस को मुफ्त कानूनी सहायता देना। SC/ST कम्युनिटी के लोग, महिलाएं, बच्चे, विक्टिम्स ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग, सबको फ्री लॉयर मिल सकता है, क्योंकि पैसे की कमी जस्टिस के आड़े नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल। तो आज हमने केसरी नंदन एकेडमी के नोट्स के जरिए सोशल जस्टिस के पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट को अनपैक किया, एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम देखा। प्रिएम्बल एक इक्वल सोसाइटी का बीज बोता है, फंडामेंटल राइट्स एक मजबूत ढाल बनाते हैं जो आर्टिकल 17 से अनटचेबिलिटी मिटाते हैं और रिजर्वेशन से हिस्टोरिकल इनजस्टिस को बैलेंस करते हैं। और DSP स्टीयरिंग व्हील बनकर रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट करने का रूट मैप देता है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, चाइल्ड लेबर और बेगार को उखाड़ने का फ्रेमवर्क तैयार करता है। और एंड में PIL और नालसा इस पूरे सिस्टम को आम गरीब इंसान तक पहुंचाते हैं। लेकिन इस डिस्कशन को खत्म करने से पहले एक नया और बहुत ही चिंता में डालने वाला थॉट छोड़कर जाना जरूरी लगता है। क्या थॉट? देखिए, इन नोट्स से ये तो साफ है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने फिजिकल और हिस्टोरिकल बैरियर्स को तोड़ने के लिए बहुत पावरफुल टूल्स दिए। हाँ, अनटचेबिलिटी या बॉन्डेड लीवर के हिसाब से वो परफेक्ट थे। पर आज हम जिस दौर में जी रहे हैं ना, वो एक डीपली कनेक्टेड डिजिटल और एल्गोरिथमिक वर्ल्ड है। आज डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ फिजिकल पब्लिक स्पेसेस में नहीं होता। सही बात है। आज एल्गोरिथम्स डिसाइड करते हैं कि किस नेबरहुड में लोन मिलेगा और कहाँ नहीं। AI टूल्स रेज्यूमे फिल्टर करते वक्त अनकॉन्शियसली किसी स्पेसिफिक बैकग्राउंड के लोगों को रिजेक्ट कर सकते हैं। इंटरनेट एक्सेस, हाई स्पीड डेटा, डिजिटल लिटरेसी अपने आप में एक नया क्लास सिस्टम पैदा कर रही है, जिसे हम डिजिटल डिवाइड कहते हैं। एग्जैक्टली। आज का फोर्स्ड लेबर फिजिकल ना होकर गिग इकोनॉमी की उन इनविजिबल चेन्स में बंधा हो सकता है, जहां एक एल्गोरिदम एक डिलीवरी वर्कर से बिना किसी सोशल सिक्योरिटी के 14 घंटे ऑनलाइन रहने का दबाव बनाता है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है, क्या 1950s में लिखे गए हमारे सदियों पुराने कॉन्स्टिट्यूशनल टूल्स इस डिजिटल दौर की सोशो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज से निपटने के लिए काफी हैं? या फिर इस न्यू एज सोशल जस्टिस को इंश्योर करने के लिए हमें इन राइट्स को एक बिल्कुल नए और आधुनिक नजरिए से इंटरप्रेट करने की जरूरत पड़ेगी? ये सोचे बिना रहना मुश्किल है कि आगे क्या होगा। बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग पॉइंट है ये। तो इस सफर में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सभी सुनने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। सीखते रहिए, डीप डाइव्स करते रहिए और खुद से, कानून से और सोसाइटी से ऐसे ही जरूरी सवाल पूछते रहिए।